बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सियासी चर्चा में यानी राजनीतिक चर्चा में मैं जगभूषण शर्मा और मेरे साथ इस वक्त प्रमोद मनोचा जी हैं। प्रमोद मनोचा जी मेरे साथ बैठे हैं। इनका जो ग्रेफा है यानी ग्रेटर फरीदाबाद रेजिडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मौजूदा, और साथ में इनके पास आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ज़िले के जॉइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी भी ले रखी है। और बहुत लंबे समय से, मेरा ख्याल है जबकि यहाँ इधर बसावट शुरू हुई थी तब से साहब जो हैं वो यहीं रह रहे हैं। तो मेरा मानना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जितनी नॉलेज इनको इस एरिए में, इस क्षेत्र के बारे में है, तो शायद ही किसी को होगी। हाल ही में हमने विजेंद्र नेहरा जी का इंटरव्यू लिया था, तो इस क्षेत्र की समस्याएं हमने उनसे जब बात करी तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो इस वक्त मेरे साथ मनोचा जी हैं। तो मनोचा जी, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ की समस्याएं हैं? आपसे मेरी पहले भी एक दो बार इंटरेक्शन हो चुकी है इस मुद्दे पर, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सीवेज से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी पावर का है? तो बहुत ही एक यहाँ पे ये अभी समाप्त हुई नहीं। वैसे क्या कहना, रोड्स की तो कंडीशन आप देख ही रहे हैं जी। नमस्कार बीवीएम के सभी दर्शकों को, और शर्मा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। और जहाँ तक आपसे पहले भी मेरा एक दो बार मुलाकात हुआ है और बातचीत हुई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा इस क्षेत्र के बारे में। हम इस क्षेत्र को अगर समझें तो ये ग्रेटर फरीदाबाद जिसको हम बोलते हैं, ग्रेटर फरीदाबाद का इंसेप्शन जो था, जो शुरुआत जो थी, वो 2006 के मास्टर प्लान में लिया गया था, जिसमें सेक्टर 76 to 89 14 सेक्टर को कंसीव किया गया था और वहाँ से इसको प्लान किया गया था। और वहाँ से 2008-2009 में बिल्डर्स को इसको लाइसेंस दिए गए थे। अच्छा। और 2011 से यहाँ पर बसावट शुरू हुई थी, जिसमें शुरुआत में कुछ सोसाइटियों के अंदर दिया गया था, जैसे कि एसआरएस रेजिडेंसी, ओमेक्स वगैरह कुछ सोसाइटियाँ, प्रिंसेस पार्क, इनके अंदर 2011 से बसावट। और मैं भी उसी दौरान 2011 अक्टूबर-नवंबर में यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया था। जहाँ तक इस क्षेत्र का प्रश्न है, जो 2006 के मास्टर प्लान के साथ में था, जिसके अंदर 2014 और 2015 तक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हाँ, इट वॉज सपोज टू बी कंप्लीटेड। लेकिन आज भी हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर अभी तक हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवर लाइन, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का और कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज तक भी ये पेंडिंग है। अभी होपफुली यू माइट हैव वॉच जो मैंने इंटरव्यू नेहरा साहब का लिया था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि जो लाइसेंस की बात है, तो रेरा करके एक बनी है एक संस्था सरकार की तरफ से, जो कि एक कहते हैं कि वॉच करती है कि किस बिल्डर ने क्या किया, किस तरह से उनको स्टिपुलेटेड पीरियड दिया जाता है और उसी में उनको सब कुछ तैयार करके देना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, रेरा का जहाँ तक प्रश्न है, रेरा का जो हुआ था, ये जो कंसेप्शन था रेरा का, वो हुआ है 2019-20 के आसपास जाके कहीं पे रेरा का हुआ है। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो उससे पहले सोसाइटियाँ और लाइसेंस दे दिए गए थे, वो रेरा में कवर नहीं है। तो ग्रेटर फरीदाबाद हो भी नहीं सकते, और वो कानून में यही प्रावधान है कि उसके बाद आने वाले जो हैं उनको लाइसेंस लेते हुए रेरा कंप्लायंस करना है। लेकिन जो पहले से बन चुकी हैं सोसाइटियाँ और जो पहले से लाइसेंस दिए जा चुके हैं, वो रेरा के अंडर जबकि होना ये चाहिए कि जो नहीं है वो भी उन्हें भी करना चाहिए, रेरा में ही इंक्लूड करना चाहिए, और ऐसा कोई प्रावधान रखना चाहिए कानून में। जी, रेरा का सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास किया था, रेरा के एक्ट को, उसको हरियाणा में इम्प्लीमेंट करने में ही 2 साल लगा दिए। पहला तो डिले यहाँ किया, फिर कुछ प्रोविजंस थे जिसके अंदर हमारी लगातार ये डिमांड रही थी कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको भी रेरा के अंदर ले लिया जाए। लेकिन वो नहीं किया गया। जो नए लाइसेंस आ रहे हैं सिर्फ उनको रेरा में लिया जा रहा है। अच्छा। और रेरा भी एक बड़ा, फरीदाबाद को रेरा में ले तो लिया गया, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि रेरा की 2 बेंच हैं, एक गुड़गांव में, एक पंचकुला में। फरीदाबाद की ब्रांच की जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पंचकुला ब्रांच को ये बात उन्होंने कोट करी है कि बहुत लंबा एक डिस्टेंस है और उसको कवर करने के लिए उसमें पैसा भी खर्च होता है। तो उन्होंने कहा है कि हमने मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करी कि एक ब्रांच यहाँ के
खुलनी चाहिए। हम कहते हैं ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं है, फरीद सिर्फ गुड़गांव ब्रांच को दे दो। अच्छा, जूरिसडिक्शन जो है इसका गुड़गांव ब्रांच को दे दो, और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसके लिए सालों तक वेट किया जाए। जी जी। अब आते हैं बेसिक एमिनिटीज़ पर। आप जैसे 2006 के मास्टर प्लान को कोट कर रहे हैं और लगभग 14 सोसाइटीज़ इधर की हैं, 76 टू 89, और हम 81 में तो हम ही रह रहे हैं सर। यस, आप 81 में रह रहे हैं, तो 89 तो 14 से 76 टू 89 तक है, 81 इंक्लूड होती है। तो अब यहाँ के अगर बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें, जैसे आपने कहा कि इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड इन अप टू 2014 और 15 समवेयर अराउंड, तो वो अभी हुआ नहीं है। ये ऐसी क्या, इसकी रुकावट क्या है? और जो इनका अमाउंट भी आपने एक बार कोट किया था कि कितना कितना अमाउंट सर जो यहाँ के लोग हैं रेजिडेंट्स इन्होंने इकट्ठा किया। सर ये अमाउंट की जहाँ तक प्रश्न है, अमाउंट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट जो सरकार को रेवेन्यू गया है उसके बारे में बात करें तो रेवेन्यू कई फोल्ड में गया है सरकार को। सबसे पहला रेवेन्यू तो तब हुआ जब इस एरिया को लाइसेंस किए गए, बिल्डर्स को लाइसेंस और लाइसेंस की फीस ली गई। उसके बाद में बिल्डर्स ने जब CLU करवाया फिर रेवेन्यू गया। उसके बाद में जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया उसका जो उन्होंने डिपॉजिट देना था वो दिया। उसके बाद में बिल्डर्स को जो एक्चुअल बायर था उन्होंने EDC और IDC, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज, उसके तौर पे 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिया। अच्छा, ये मतलब इन एक डिफरेंट हेड्स में जो गया है, जो अगर हम अकाउंट की भाषा बोलें तो डिफरेंट हेड्स कह लो, आप फोल्ड कह रहे हैं तो मैं इसको डिफरेंट हेड्स कहता हूँ, चाहे वो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी आप कह रहे हो कंस्ट्रक्शन का कह रहे हो, और दूसरा तो ये एक डिफरेंट हेड्स में लगभग आप कह रहे हो कि 5,000 से ज़्यादा। ये 5,000 करोड़ तो ये प्राइमरी है, 5,000 करोड़। उसके बाद में भी लगातार रेवेन्यू जा रहा है। अच्छा। OC लिया तब रेवेन्यू दिया सरकार को, उसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस समय रेवेन्यू दिया गया। उसके बाद में जब फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है फिर रेवेन्यू जा रहा है, जो एक्चुअल EDC IDC से भी 2 गुना ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा गुना है। तो एक्चुअल के अंदर यहां से रेवेन्यू कितना गया है उसके बारे में तो हम कोई फिगर ला ही नहीं सकते। इंडेफिनेट फिगर है, क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट ये मेरे साथ बात कर रहे हैं। और एक्चुअल की अगर बात करें तो एक्चुअलिटी ये है कि जो डेवलपमेंट कह लें, टू विच वी नॉर्मली से डेवलपमेंट, उसके बारे में क्या कहना है? डेवलपमेंट के बारे में स्थिति आपके सामने है सर, आप भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं और आपके सामने है कि आज तक हमारे पास में स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, सड़कें कंप्लीट नहीं है, आज भी बीच में पैचेस पड़े हैं, कोई सड़क कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर बिजली के 2 सब स्टेशन बनने थे, आज तक नहीं बने। कोई 66 की अभी 66 किलोवाट की तो बात कर रहे थे, 28 या 27 किलोवाट का एक ऑपरेशनल किया है, लेकिन एक और भी मेरा ख्याल है या तो अनाउंस्ड हुआ है या उसको मेरे ख्याल बना रहे। सर अनाउंसमेंट इसका 2011 2009-6 मास्टर प्लान के अंदर ही था। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर 2 बनने थे सब स्टेशन। आज हम उस बात को अगर पकड़ के चले 6 से लेकर आज 2023 में बैठे हैं, 17 साल हो गए हैं, अभी तक वो सब स्टेशन नहीं आए हैं, फायर स्टेशन नहीं आया है, कोई स्कूल, कोई पार्क, कोई स्टेडियम को किसी चीज़ का कोई। एक और बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट, वो कोई विज्ञान भवन को कोट कर रहे थे, कुछ समथिंग लाइक दैट, आपने भी नेहरा साहब को सुना है, तो क्या कहना है? 78 सेक्टर में मिलता है। ये अब की अनाउंसमेंट नहीं है, ये अनाउंसमेंट हुई थी 2017 में। अच्छा, तब से पेंडिंग पड़ा है ये अनाउंसमेंट। यानी 6 साल तो अनाउंसमेंट कोई हो गए हैं। अनाउंसमेंट हो गए हैं, उसके बाद इसका कोई बिड नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं निकला। उसके बाद में लैंड एक्वायर होगी, लैंड तो इनके पास ही है, हुडा के पास अपने, ही है, अच्छा, हुडा की अपनी ही है। उसके अंदर उसको बनाने का टेंडर तो जाएगा ना, टेंडर ही आज तक इशू नहीं हुआ है, तो क्या अनाउंसमेंट को मान के चले? तो ये जानकारी वो साझा हो रही है क्योंकि हमने विजेंद्र नेहरा जी से बात करी थी, उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि विदाउट रेड लाइट जो है वो आप क्रॉस कर सकते हैं, तो वो ठीक है, वो नेशनल हाईवे है, लेकिन उस वक्त जो फ्लाईओवर थे वो कांग्रेस के टाइम के बन चुके थे, इनके पास तो फिर दोबारा जो भी है वो मौका मिला इनको सब आगे करने का। लेकिन अब अगर इसी रोड की अगर बात करें, जैसे आपने बात करी, तो 12 सेक्टर का मैंने कोट किया था, जो 12 सेक्टर से होके इधर हमारे इधर आती है, ये DPS चौराहे तक की रोड है, ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो बहुत अनइवन मिली, उसमें गड्ढे हैं काफ़ी और रेड लाइट्स तो हैं ही है। क्या
मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ सर, सबके सामने है। आप फरीदाबाद, पूरे फरीदाबाद के बारे में मैं सबको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप 1 किलोमीटर बिना गड्ढे के चल के दिखा दीजिए। ये फरीदाबाद पूरे के हालात हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर तो मैं ये कहता हूँ कि 300 मीटर अगर आपकी गाड़ी एक स्पीड पे चल जाती है तो आप महान काम कर गए। तो हर जगह गड्ढे हैं, किसी रोड पे चले जाइए, आप किसी साइड में चले जाइए, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, इधर की तरफ में एक बड़ा मॉल बना, उसके बैक साइड के अंदर आगे के पीछे 76 सेक्टर की तरफ चले जाइए। मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूं, उस रोड को मैंने कभी रिपेयर नहीं देखा। ये ग्राउंड रियलिटी से संबंधित हमें मौका मिलेगा तो हम कुछ विजुअल्स भी लेंगे और वो साथ में कोशिश करेंगे कि जोड़ें, और आप देखिएगा कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है सर कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बोला कि रेरा एप्लीकेबल बिल्डर पर है। हम 2 बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं। एक बिल्डर हमारा वो है जिसने हमें मकान बना के देना है, दूसरा बिल्डर यानी कि सरकार ने हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है। क्या सरकार रेरा में आती है? अगर वो काम ना करे तो हम क्या करें? वेरी गुड, नाइस पॉइंट। हमने पैसा बिल्डर को दिया, बिल्डर ने हमको मकान नहीं बना के दिया, हम उसका रेरा में कंप्लेंट करने चले जाएंगे। उसी तरह से हमने पैसा सरकार को दिया जिसने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना था, वो नहीं बना के दे रहे हैं तो उसके लिए किसके पास जाए? आप लोगों के यानी आपके जैसे ये ग्रेफा है, इसने कभी कोई उस संवाद स्थापित किया जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं या महकमे हैं या लीडर्स हैं जो यहाँ के इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी तरफ से हर समय हर बार इस बात का रिप्रेजेंटेशन रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा में भी इस पर 3 बार प्रश्न उठा है। 2 बार पूर्व विधायक ललित नागर जी ने उठाया था, एक बार इस बार के विधायक जो राजेश नागर जी हैं उन्होंने भी एक प्रश्न उठाया। और आपको हैरानी होगी सुनकर, 2017-18 के विधानसभा सेशन, 2017 या 18 की बात है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे डेट कौन से, उस विधानसभा सेशन के अंदर श्री ललित नागर जी ने ये प्रश्न उठाया था और मुख्यमंत्री ने उसमें लिखित जवाब दिया था कि यहाँ के सब काम कंप्लीट हो चुके हैं। ये स्थिति है, जो वस्तु स्थिति हम कहें वो ये है। और खैर सरकारें आती रही हैं जाती रही हैं, आगे भी ऐसी सिलसिला रहेगा। अब सवाल ये है कि ये मोर और लेस सिर्फ ग्रेटर फरीदाबाद की बात नहीं हो रही। एनआईटी में मैंने लगभग 30-35 साल मैंने एनआईटी में बिताए हैं। वहाँ पर भी मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने उसी प्रदर्शन में मजबूर हैं कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको लेकर इन्होंने 2-3 दिन पहले, ज़्यादा 4 दिन हुए होंगे, तो वो भी रोड पर प्रदर्शन ही कर रहे थे। सफाई की समस्या उधर भी है, पानी की, जो समस्याओं से मुक्त ये हमारा समाज है नहीं, शहर भी नहीं है, ज़िला भी नहीं है। ये इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? मानसिकता को आप कोट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? या एक नीयत भी होती है? सर आपने एग्जैक्ट वर्ड यूज कर लिया, वो है नीयत। क्या हम काम करना चाहते हैं? क्या इतनी बड़ी समस्याएं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता और 15-15 साल तक सॉल्व नहीं किया जा सकता? ऐसी तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। अभी मेरे को पता चला कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि हम आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की के लोगों को बुलाकर फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लॉज को ढूंढेंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पिछले इतने सालों से जो इंजीनियर यहाँ बैठे हुए, वो इंस्टीट्यूशन तो पहले भी थे, वो इंस्टीट्यूशन तो पहले थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इतने सालों से यहाँ पे क्वालिफाइड इंजीनियर काम कर रहे हैं, क्या वो इस केपेबल ही नहीं है कि उस समस्या को समझ सकें, फाइंड आउट कर सकें या उसको अंडरलाइन करें? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। खैर ये संवाद जो है, हमारी ये जो चर्चा है, ये सोशल भी है, राजनीतिक भी है, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहना चाहूँ कि बिना राजनीति के कुछ नहीं हो रहा। जैसे अभी कहा कि रेरा में किसको इंक्लूड साथ में होना चाहिए, वो शासन प्रशासन दोनों को ही होना चाहिए, क्या वो है? नहीं है। तो खैर जो भी है, अब सवाल ये है कि इसका अगर हम इसका विकल्प ढूंढें या एक कहें कि इसका हम निदान कहें, विकल्प तो एक अलग बात है, अगर इसका वे आउट ढूंढते हैं, निदान ढूंढें, तो कैसे हम ये अपने निजात पा सकते हैं? आपको एक बात बताऊं, 2011 से जब मैं यहाँ आया था, उसके बाद में हमने जब इन समस्याओं से जूझते थे, जब यहाँ पे रोड भी नहीं था, पुल भी नहीं थे, पुल बने हुए थे, सामने कुछ झोपड़ियाँ थी जिसके कारण से उन पुल को खोला नहीं जा पा रहा था।
तो हम सब ने सोसाइटीज़ के मिलकर एक ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर कुछ विचार किया, जिसका नाम जहाँ से ग्रेफा का उदय हुआ। और उस समय से लेके आज तक, उसके बाद हमने कई प्रदर्शन भी किए, कोर्ट में भी गए, एनजीटी के अंदर हम कोर्ट के अंदर लेके गए थे केस को, जहाँ पे एनजीटी ने 25 बिल्डर के ऊपर फाइन भी किया और सरकार को ये निर्देश दिए थे कि आप इसको ख़त्म करके हमको रिपोर्ट दें। उसके बाद हम ह्यूमन राइट कमीशन में भी गए इस बात को लेके। ह्यूमन राइट कमीशन ने उनको 1 महीने का समय दिया कि आप इसको कंप्लीट करके इसकी रिपोर्ट दीजिए। नीयत नहीं है और इंटेंशन इटसेल्फ इज़ ए पावर, आई टेल यू। नीयत जो है एक बहुत बड़ी ताकत है, ऊर्जा है, शक्ति है। अब नीयत लोगों को भी अपनी ठीक करनी होगी और सरकार प्रशासन को भी बताना होगा कि किस तरह से क्या संभव है। सब कुछ भविष्य पे जो, जैसे हम कहते हैं ना कि घोषणाओं पर आधारित ये जो है, ये एक अलग पहलू है। इतने करोड़ के प्रोजेक्ट को और इतने करोड़ की योजनाओं का जो है उसको घोषणा हो जाना, वो अलग पहलू है। लेकिन उसका धरातल पर सामने जो आना, वो बिल्कुल एक नई सूरत होती है, एक अलग बात है। तो अभी घोषणाएं तो बहुत हो चुकी हैं। सर, हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर शायद वापस से हम किंगडम वाली लाइफस्टाइल में आ गए हैं। महाराज आते हैं, सरकार की तरफ से महाराज की तरफ से कुछ घोषणाएं होती हैं, राजा महाराजा चले जाते हैं, उसके बाद में जो उनके संतरी और मंत्री होते हैं और जो पीछे के जिनको आप बोल सकते हैं वो प्रचार में लग जाते हैं, वो प्रचार में लग जाते हैं। और उनके बाद जो उनके जो बोलते हैं कारिंदे, शुद्ध शब्दों में बोला जाए, वो कारिंदे फिर जनता से वसूली में लग जाते हैं। यही सब कुछ चल रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको खड़े होकर घोषणा करने की जरूरत है। एक नेचुरल प्रोसेस है कि भाई ये पब्लिक की ये रिक्वायरमेंट है, सड़क बननी है, बुनियादी ज़रूरत है, तो वो तो है। सड़क बननी है, सीवर लाइन डलनी है, क्या उसके ऊपर नारियल तोड़ा जाएगा तभी बनेगी? इसके लिए तो पैसा दे चुके हैं हम। दोस्तों, दर्शकों, ये कुछ परिपाटियां हैं जो राजनीति में कहें, शासन प्रशासन में कहें या जनता द्वारा कहें, हैं वो सरकार जो लोकतंत्र का एक है ना फॉर्मूला, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, हैं, ऑफ द पीपल। अब ये कैसे सब है कि सरकार द्वारा ये जो घोषणाएं हैं, लोगों के लिए घोषणाएं हैं और लोगों की घोषणाएं हैं, तो ये सब क्या हो, किस तरह से व्यवहारिक रूप इसको कैसे दिया जाएगा, आज सबसे बड़ी समस्या ये है। और उसके लिए जो प्लानिंग है, योजनाएं हैं, एक तदबीर, तकदीर तो अलग बात है, मतलब तदबीर तो है ही, तकदीर एक अलग बात है। लेकिन जो एक कुल मिलाकर उसको करने की एक नीयत जो है, इंटेंशन जो है, वो सबसे ज़्यादा प्रबल होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। और वहीं जो है लोगों में भी एक कहीं ना कहीं जो एकता है, यूनिटी है, संयम है, सौहार्द है, ये भी बना रहना चाहिए। और सरकार के जो अब कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो उनके प्रचार करने वाले हैं या जो नीचे संतरी हैं, जो मंत्री हैं या प्रचारक हैं या जो भी हैं, वो तो सिर्फ ये है कि भाई समय लगता है हर चीज़ में। ठीक है जी, लगता है। तो अब समय का या तो हमें इंतज़ार करना होगा, तो या फिर वही है, गुहार है, लगाते रहो, क्या होगा देखते हैं नतीजा। सर, एक ही चीज़ की ज़रूरत है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि या कहीं ना कहीं हर काम की एक टाइम लाइन फिक्स होना चाहिए। ये जो अनलिमिटेड टाइम वाला जो प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए। और एक्सटेंशन, कुछ कारणों से एक्सटेंशन हो सकते हैं, बट वो अनलिमिटेड एक्सटेंशन, जिससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आज एक एग्जांपल देता हूँ आपको स्टॉर्म वाटर लाइन का। स्टॉर्म वाटर लाइन फरीदाबाद में करीबन 44 किलोमीटर ग्रेटर फरीदाबाद में डलनी थी, 44 पॉइंट समथिंग, 40 के करीबन डल चुकी। 4 किलोमीटर के करीबन पेंडिंग थी 2016 के आसपास में। वो आज भी पेंडिंग, उसमें से शायद 3 किलोमीटर आज भी पेंडिंग है। वो बात नहीं है कि 3 किलोमीटर पेंडिंग है। अब इसमें 2 नुकसान हैं। जब तक वो सीवर लाइन या स्टॉर्म वाटर लाइन पूरा सर्किट तैयार नहीं हो जाएगा, वो यूजलेस है, वो किसी काम नहीं आ सकती। आपने अपने घर से सीवर लाइन डाली और सीवर लाइन को जाके लास्ट के 10 मीटर जहाँ कनेक्शन होना है वहाँ छोड़ दिया,
तो क्या वो किसी काम की है? वो यूजलेस यूजलेस है। अब वो 44 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर जो बन चुकी है वो यूजलेस है। आप उनसे पूछेंगे आंकड़े, वो बोलेंगे हमने 99% काम कर दिया। इमटेरियल, इट्स अ यूजलेस थिंग। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। रेगुलर जो नेचुरल इन्फ्लेशन है उसके साथ उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। वो कॉस्ट का किसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? वो भी हम ही पे आएगा। दो चीज़ों का सामना अमूमन आम जनता को करना पड़ता है। एक होता है रिज़ल्ट, दूसरी तरफ है रीज़न। मनोचा साहब रिज़ल्ट्स बता रहे हैं कि 2006 के बाद जब से शुरू हुई 2011 से लेकर 23 हो गई है, उसके रिज़ल्ट्स आपने सुने, परिणाम क्या हुए। अगर जैसे मैंने नेहरा साहब का इंटरव्यू लिया, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, जब उधर बात करेंगे तो वो रीज़न्स देंगे, कारण बताएंगे, इन कारणों से ये डिले होती है, इसके लिए समय लगता है। ये हम जो आम जनता, हम का मतलब आम जनता, वो रिज़ल्ट्स और रीज़न के बीच में ही एक यूँ उनका सब दौड़ कह लो, इसी के बीच में है। तो ये दौड़ कब समाप्त होगी? इस दौड़ को समाप्त करने के लिए सबसे पहले जो एक कंपोनेंट है या एक एलिमेंट कह लूँ, कंपोनेंट कह लूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ नीयत है। सबसे पहले तो नीयत साफ़ होनी चाहिए, साफ़ नीयत से ही सब कुछ होगा। मेरा ख्याल है मनोचा साहब, आज की चर्चा में हमारा इतना ही पर्याप्त रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ आपने बताया है कि कितना पैसा। इसी एक पॉइंट और है कि बिजली के लिए भी जो है इसका जो गया था पावर के लिए, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो कितना 200 से कितने ज़्यादा करोड़ तो गया। सर, ये जो बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो इसी ईडीसी और आईटीसी का पार्ट था। उसमें से कुछ हिस्सा बिल्डर को भी शेयर करना था, जिन्होंने बड़े, जैसे यहाँ पे दो तरह की लाइसेंसशिप है। हाउ मच इट वाज? इट वाज अराउंड 230 करोड़ के आसपास का था, जो बीपीटीपी को शेयर करना था। उसमें क्या था कि सर, दो तरह के यहाँ पे लाइसेंस हैं। एक तो लाइसेंस ये है कि जिसके अंदर जैसे बिल्डर्स ने लिया और ईडीसी आईडीसी सरकार को जमा करा दिया। दूसरा एक टाउनशिप लाइसेंस भी लिया है बीपीटीपी ने। वो टाउनशिप लाइसेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होती है, इंटरनल। ठीक है। जो वो टाउनशिप के अंदर उसको एक सब स्टेशन लगा के उसका जो इन्वेस्ट करना था वो उसने नहीं किया, तो वो पैसा भी सरकार ने को जाना चाहिए था। वो कहीं इनकी लाल फीताशाही में अटक के रह गया। बहुत कुछ मामला क्लियर है, सामने है आपके, कहाँ है, कैसे है, कहाँ गया पैसा, वो तो एक अलग मुद्दा है। फ़िलहाल जो उस परिणाम की अगर हम बात करें तो वो बहुत कुछ मनोचा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सूरत हाल मौजूदा जो है वो ये हैं जो इन्होंने बताया है। पैसे की कमी नहीं, और मेरा ख्याल है कि जो मैन पावर है उसकी भी कमी नहीं होगी, और जो दूसरे जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी नहीं कमी होगी। कहीं ना कहीं जो है बात वो इंटेंशन पे आके अटकती है। लंबी चर्चा है, हमारी जारी रहेगी। एक पॉइंट और मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, वो है कि अब इस क्षेत्र के अंदर जहाँ जो ये ग्रेटर फरीदाबाद का क्षेत्र है, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ता है। सेक्टर 89 और 90 दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, तिगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी और फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। यहाँ पर ये क्षेत्र में से जो 89 कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्षेत्र था वो वार्ड 28 के तौर पे एमसीएफ का पार्ट पहले से था। अब 90 के अंदर भी जो नया एक्सपेंशन हुआ है उसके अंदर भी आ रहा है वो क्षेत्र। आज नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पे नई वार्ड बंदी के कारण अभी तक वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। और आज तक इतना समय होने के बावजूद हमारे पास में इस 90 के कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्षेत्र के अंदर जो एमसीएफ, जहाँ पे आज अपना हाउस टैक्स और सीवर टैक्स और सब कुछ वसूल, प्रॉपर्टी आईडी सब कुछ वसूल करने को तैयार है, लेकिन वहाँ पर एक भी स्टाफ अभी तक एम्प्लॉय नहीं किया गया है। तो वही है, कुल मिला के सच्चाई जो है वो कुछ अलहदा है, वो जुदा है जो बताई जाती है। तो सच्चाई को भी थोड़ा सुनिएगा, अगर नहीं कुछ समझ में आता, बात एक अलग अलग, कम से कम सुन ज़रूर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद साहब, मनोजा साहब, और ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो जानकारी है वो आप हमसे साझा करते रहेंगे, हम दर्शकों से साझा करेंगे। नमस्कार।